हेलो फ्रेंड, विधि गंचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीआरपीसी पार्ट 8 के वीडियो में निर्देशन एवं पुनरीक्षण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। निर्देशन किसी न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश से पीड़ित पक्षकार को उस निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध अपील करने का एक महत्वपूर्ण उपचार प्रदान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विचारण न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश की त्रुटियों को दूर करना, पीड़ित पक्षकार को राहत देना है। दूसरे शब्दों में, अपील पीड़ित पक्षकार को राहत देने वाला एक माध्यम है। ठीक इसी प्रकार एक उपचार और जो पीड़ित पक्षकार को राहत प्रदान करता है, उस उपचार को निर्देश कहते हैं। सीआरपीसी की धारा 395 निर्देश से अभिप्राय किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय उसके ऊपर के न्यायालय का अग्रसर करना है। सामान्यतः यह उच्च न्यायालय को ही किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी मामले में उच्च न्यायालय का मार्गदर्शन प्राप्त करना। निर्देश दो अवस्थाओं में किया जा सकता है। सबसे पहला, किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की विधि मान्यता के बारे में कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त होने पर। दूसरा है, अन्य किसी मामले में विधि प्रश्न अंतर्ग्रस्त होने पर। धारा 395 की उपधारा 1 के अनुसार, जब न्यायालय को समक्ष लंबित किसी मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या उसके संबंध की विधिमान के संबंध में कोई प्रश्न अग्रसर हो और उसके बारे में उस न्यायालय का समाधान हो जाए कि ऐसा प्रश्न विनिश्चय किया जाना आवश्यक है एवं जिसके बारे में उस न्यायालय का यह मत हो कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या उसका कोई उपबंध अविधिमान है जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उस उच्च न्यायालय द्वारा अविधिमान घोषित नहीं किया गया, जिसके की अधीनस्थ वह न्यायालय है, तो ऐसी अवस्था में वह न्यायालय अपने मत एवं आधारों का उल्लेख करते हुए ऐसे मामले को विनिश्चय करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देशित करेगा। उपधारा 2 के अनुसार, या सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट अपने समक्ष लंबित किसी मामले में जिससे उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होते ठीक समझता है, तो वह ऐसे मामलों की सुनवाई में उठने वाले किसी विधि प्रश्न को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकते। उपधारा 3 के अनुसार, कोई न्यायालय जो उच्च न्यायालय को उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन निर्देश करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक अभियुक्त को जेल में भेज सकता है या उपेक्षा किए जाने पर हाजिर होने के लिए जमानत पर छोड़ सकता है। उच्च न्यायालय को निर्देश के लिए आवश्यक, कोई मामला उच्च न्यायालय को निर्देशित किए जाने के लिए निम्न शर्तें आवश्यकता है। सबसे पहले, न्यायालय का इस बात से समाधान हो जाना चाहिए कि उसके समक्ष लंबित मामलों में कोई अधिनियम, अध्यादेश या विनियम अथवा उसमें अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधि मान्यता के बारे में कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। दूसरा, ऐसे प्रश्न का अवधारण उस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक होना चाहिए। तीसरा, न्यायालय की यह राय हो जानी चाहिए कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या विनियम अविधिमान या अपरिवर्तनशील है। चौथी है, ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उसके किसी उपबंध को उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा अविधिमान या परिवर्तनशील घोषित नहीं कर दिया गया होना चाहिए। जहाँ किसी मामले के बारे में उपयुक्त सभी शर्तें पूरी हो जाती है, वहाँ विचारण न्यायालय ऐसे किसी मामले को उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकता है। इसके बाद हम जानेंगे पुनरीक्षण। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अनुसार, उच्च न्यायालय या कोई सत्र सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंतर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी भी कार्रवाई के अभिलेख को किसी अभिलेखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किसी कार्रवाई की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मांग सकता है, उसकी परीक्षण कर सकता है और ऐसा अभिलेख मांगते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख परीक्षण लंबित यानी पेंडिंग रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन किया जाए और यदि अभियुक्त परिरोध यानी जेल में है तो उसे जमानत पर या उसके अपने बॉन्ड यानी बंधन पद पर छोड़ दिया जाए। अतिरिक्त जांच किया जाना। धारा 398 के अनुसार, किसी अभिलेख की धारा 397 के अधीन परीक्षा करने पर या अथवा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे किसी परिवाद की जो धारा 203 और 204 को उपधारा 4 के अंतर्गत खारिज कर दिया गया हो या किसी अपराध के अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया हो, कि अतिरिक्त जांच स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देश दे सकेगा। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को
मामले में जो उन्मोचित कर दिया गया हो इस धारा के अंतर्गत जांच या निर्देश उसी दशा में दे सकेगा जब इस बात का कारण दर्शित करने का उसे अवसर मिल चुका हो, अन्यथा नहीं। इसके बाद हम जानेंगे सेशन एवं अपर सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। जब सेशन न्यायाधीश स्वयं किसी कार्रवाई के अभिलेख को अपने पास मंगवाता है तब वह न्यायाधीश उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग धारा 401 की उपधारा के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है। यदि ऐसा मामला अपर सेशन न्यायाधीश को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उस पर भी बात लागू होगी, लेकिन यदि मामला उसे हस्तांतरित नहीं किया जाता है तो वह उस मामले के संबंध में निर्देश करने के लिए सक्षम नहीं होगा। जहां किसी व्यक्ति द्वारा सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जाता है वहां सेशन न्यायालय का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा एवं ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप में उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कार्रवाई ग्रहण नहीं की जाएगी। दोस्तों, अभी आपने सीआरपीसी पार्ट 8 वीडियो में निर्देशन एवं पुनरीक्षण के बारे में समझा। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पार्ट 8 में बताई गई बातें सारे समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो में कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। और दोस्तों, अगर आपको पिछले पार्ट को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिछले पार्ट को भी जरूर देखें। और सारे वीडियो एक साथ देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में भी जाके सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों, साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास